Hello students, welcome to Srihari कोचिंग सेंटर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग अपने इस वीडियो में व्यतिकरण के जो ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बारे में पीडीएफ में करीब 8 से 10 क्वेश्चन हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे और जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको पार्ट 1 में देखेंगे। तो इसके 2 वीडियो आएंगे। पहला वीडियो अभी ये है और दूसरा जो है वो इवनिंग तक आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि समान आवृत्तियों की 3 तरंगें जिनके आयाम 10 mm, 4 mm और 7 यानी कि 7 mm है, एक बिंदु पर उत्तरोत्तर π/2 के कालांतर से आती हैं, तो परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा। तो 3 तरंगें हैं जिनके आयाम दिए गए हैं 10, 7, 10, 4 और 7 और एक ही बिंदु पर उत्तरोत्तर π/2 के कालांतर से आती हैं। तो इसमें हमको कालांतर दिया गया है और समान आवृत्ति की तरंगें हैं। तो समान आवृत्ति की जब तरंगें होती हैं यानी कि उनके जो आयाम हैं वो समान है, आयाम दिए गए हैं। आयाम जो दिया गया है वो a1 बराबर कितना है 10 और जो दूसरा है a2 बराबर, a2 कितना है 4 और जो तीसरा है a3 बराबर वो कितना है 7। तो जो तरंगों के आयाम हैं वो तीनों के अलग हैं और तीनों के जो आवृत्तियां हैं वो समान हैं। तो जब तरंगें समान आवृत्ति से चलती हैं तो उनका जो ग्राफ होता है, यानी कि 3 तरंगें जो होंगी वो कुछ इस तरह से चल रही होंगी और जो इनके बीच का कालांतर है वो कितना होगा 3 का π/2, यानी 3 वेव्स जो हैं उनका कालांतर कितना होगा π/2। तो पहली और तीसरी का कालांतर देखेंगे तो पहली और तीसरी का कालांतर कितना हो जाएगा π/2 का मतलब 90 डिग्री और 90 + 90 कितना हो जाएगा पहली और तीसरी के बीच का 180 डिग्री, यानी कि पहली और तीसरी का जो कालांतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा पाई या 180 डिग्री। तो पहली और तीसरी का जो आयाम आएगा वो परिणामी आयाम क्या आएगा, पहली और तीसरी का परिणामी आयाम कितना होगा a बराबर a1 - a2, यानी हम कह सकते हैं जो पहली तरंग का आयाम है a1 वो 10 और जो तीसरी तरंग का आयाम है क्या है, तीसरी तरंग का आयाम 7, तो 10 - 7 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो अब ये केवल 2 तरंगें बची। पहली तरंग का आयाम आ चुका है, पहली और तीसरी के बीच का डिफरेंस कितना है 3 mm और जो भी दूसरी तरंग का आयाम है वो कितना है 4 mm। तो अब हमको क्या बताना है, परिणामी तरंग का आयाम। तो आयाम हमारे पास 2 आ चुके हैं। पहला आयाम a1 बराबर 3 mm और a2 बराबर 4 mm। ये दूसरी तरंग का है और ये पहली तरंग का है। तो पूछता है परिणामी आयाम क्या होगा। तो परिणामी आयाम के लिए क्या कर देंगे, r बराबर क्या होता है फार्मूला, रूट के अंदर a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi। अब 2 तरंगे हैं तो इनके बीच का कालांतर कितना है परस्पर π/2। तो cos phi का जब मान रखेंगे तो यहाँ पर जो तीसरा पद आएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। cos phi का मान कितना है 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा। और जो a1 हमारा है वो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि 16 और 9 कितने हो जाएंगे जुड़ करके अंडर रूट के अंदर 25। तो ये आ जाएगा कितना r बराबर √25, यानी कि ये किसका मान होता है 5 का। तो कितना आ जाएगा परिणामी तरंग का आयाम 5 mm। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो 5 mm जो होगा वो परिणामी तरंग का आयाम होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल यहाँ से देखते हैं। जब 2 प्रकाश तरंगें, क्वेश्चन है ये आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन है जब 2 प्रकाश तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो कुछ बिंदुओं पर अंधेरा हो जाता है और इन बिंदुओं पर प्रकाश की ऊर्जा कहाँ चली जाती है, क्या इस घटना में ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसे
इस प्रकार जो ऊर्जा होती है वो उसकी संरक्षित रहती है, मतलब उसे केवल हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऊर्जा को संरक्षित रहती है ऊर्जा। तो इसमें जब दो प्रकाश तरंगे व्यतिकरण करने पर कुछ बिंदुओं पर अंधेरा होता है और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है, और तो जो प्रकाश की तीव्रता जिन बिंदुओं पर बढ़ती है वहाँ की तीव्रता जो होती है, और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता घटती है जो वहाँ की तीव्रता होती है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो उतना ही रहता है। यानी कि जो तीव्रता होती है वो उसका केवल तीव्रता का वितरण हो जाता है, मतलब कम ज़्यादा हो जाती है। तो जो शुरुआती तीव्रता होती है, आरंभिक तीव्रता, प्रारंभिक तीव्रता, वो उसकी संरक्षित रहती है, जितनी शुरुआत में होती है उतनी ही अंत में होती है। तो इस प्रकार जो ऊर्जा है वो टोटल संरक्षित रहती है। तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है, यानी जो व्यतिकरण की घटना है ये प्रकाश के ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। ये क्वेश्चन यहाँ से घुमाकर ये भी पूछा जा सकता है दूसरे तरह से कि क्या व्यतिकरण की घटना प्रकाश ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के व्यतिकरण का कोई एक प्राकृतिक या प्रायोगिक उदाहरण बताइए। तो प्रकाश के व्यतिकरण का कोई प्राकृतिक या प्रायोगिक उदाहरण क्या होगा? जल के पृष्ठ पर फैली तेल की परत, जल के पृष्ठ पर तेल की परत चमकीली दिखाई देती है। जैसे तेल अगर हम जल की पृष्ठ पर डाल दें, ऊपर उसके फैला दें पानी के ऊपर, तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा? चमकीला दिखाई पड़ेगा। और परत का ये जो सूर्य के प्रकाश में है उसको देखते हैं तो रंगीन दिखाई पड़ता है। और या तो फिर यंग का प्रयोग, यंग का द्विस्लिट का प्रयोग था जहाँ पर व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, वो भी एक व्यतिकरण का एग्जाम्पल है। तो इसको भी आप अपने नोट में राइट डाउन करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है कि सूर्य के प्रकाश में रंगहीन साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? सूर्य के प्रकाश में जब साबुन के जो बुलबुले होते हैं इनको हम लोग देखते हैं तो ये भी रंगीन दिखाई पड़ते हैं। ऐसा प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। तो पूरा आंसर क्या होगा इसका कि साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन इसके ऊपरी तथा निचले पृष्ठ से परावर्तित सूर्य के प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। जब प्रकाश का व्यतिकरण होता है तो बुलबुला जो होता है वो ऊपर से और नीचे से चारों तरफ से ओपन होता है, तो उसमें प्रकाश जब अंदर जाता है तो प्रकाश की तीव्रता का जो होता है वो पुनर्वितरण हो जाता है। तो इस प्रकार वो हमें बाहर से देखने पर चमकीला दिखाई पड़ता है। श्वेत प्रकाश के कुछ रंग की तरंगें बुलबुले के पृष्ठ से परावर्तित होती हैं, इस प्रकार विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। और जब अन्य तरंगें संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो वे तरंगें विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो वे लुप्त हो जाते हैं तथा शेष रंग दिखाई पड़ते हैं। तो शेष रंग जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो वही इंद्रधनुष के रंग होते हैं। तो इस प्रकार ये घटना जो भी है ये व्यतिकरण के कारण ही होती है, यानी कि साबुन के जो घोल के बुलबुले होते हैं वो हमें रंगीन दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण रीजन यही होता है कि प्रकाश का व्यतिकरण, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यंग के प्रयोग में बैंगनी प्रकाश के स्थान पर, क्या कहता है, यंग के प्रयोग में बैंगनी प्रकाश के स्थान पर पीला सोडियम लैंप का पीला प्रकाश प्रयुक्त करने पर फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए सोडियम लैंप का पीला प्रकाश ले रहे हैं बैंगनी प्रकाश के स्थान पर, तो जो बैंगनी प्रकाश होता है और जो पीला प्रकाश होता है इन दोनों की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसमें से बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत वॉयलेट रंग की। तो जो तरंग दैर्ध्य का सीरियल होता है वो क्या होता है वो हमने आपको बता रखा है। तरंग दैर्ध्य का सीरियल VIBGYOR, ठीक। तो इसमें बैंगनी कलर सबसे पहले आता है। V फॉर क्या होता है? वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो लाल रंग के लिए सबसे ज़्यादा होती है, और जो हमारा बैंगनी रंग होता है स्टार्टिंग में वो उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो इन रंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये इसकी क्या होती है? वेवलेंथ होती है इन रंगों की। तो जब सोडियम लैंप का पीला प्रकाश प्रयुक्त करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई पर बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तरंग दैर्ध्य इसकी ज़्यादा होती है तो फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
यानी कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि प्रकाश जो पीला होता है उसकी तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कहता है यदि लाल रंग के स्थान पर नीले रंग के प्रकाश का प्रयोग कर लिया जाए। अब इसमें लाल के स्थान पर नीले प्रकाश का प्रयोग कर रहा है। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य का सीरियल क्या होता है, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक, विबग्योर होता है। तो इसमें लाल के स्थान पर कैसा प्रकाश कहता है, नीला प्रकाश कहता है। तो लाल सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग की तरंगदैर्ध्य और उससे कम नीले की होती है। तो इसलिए जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो फ्रिंज की चौड़ाई लाल प्रकाश के स्थान पर जब नीला प्रकाश ले लेते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि यंग का प्रयोग वायु के स्थान पर जल में किया जाए, यानी वायु के स्थान पर कहाँ पर किया जाए, जल में किया जाए, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भी फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि वायु में जो हम लोग अपवर्तनांक लेते हैं, वायु को मान करके चलते हैं, वो विरल माध्यम होता है वायु। तो वायु के लिए जो अपवर्तनांक इनकी वैल्यू होती है वो 1 होती है और जो जल में अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, लगभग 4/3 होता है। तो 4/3 कांच के समय समान मान करके चलते हैं। कहने का मतलब जो वायु है वो हमारा विरल माध्यम होता है और जो कांच है या जल है वो क्या होता है, सघन माध्यम होता है। तो उसमें वायु में जो फ्रिंजें बनेंगी वो ज़्यादा स्पष्ट बनेंगी और जो फ्रिंजें जल में बनेंगी यानी कि उसमें फ्रिंजों की चौड़ाई क्या हो जाएगी, प्रकाश की तीव्रता घट जाएगी और प्रकाश की तीव्रता घटने से क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई भी डिक्रीज हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि यंग के प्रयोग में 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर पर्दे के किसी भाग में 12 फ्रिंजें दिखाई देती हैं, यदि प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 400 नैनोमीटर कर दी जाए तो पर्दे के उसी भाग में कितनी फ्रिंजें दिखाई पड़ेंगी। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। यदि क्वेश्चन ये आपको आता है तो आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखेंगे। अदरवाइज़ इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि के व्यतिकरण पर आधारित 2 यंत्रों के नाम लिखिए। तो ध्वनि का जो व्यतिकरण होता है उस पर आधारित 2 यंत्र कौन कौन से होते हैं। एक होता है क्विंके की नली और दूसरा होता है ध्वनिक फिल्टर, जिसमें से आवाज़ को फिल्टर करके देखा जाता है तो उसमें व्यतिकरण की घटना भी दिखाई पड़ती है, तीव्रता जो प्रकाश की होती है वो कम ज़्यादा हो जाती है। और सेम वही काम किसका होता है, क्विंके की नली का भी वही काम होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण का कोई एक प्रायोगिक या उदाहरण बताइए। ये तो हो चुका है जल के पृष्ठ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल के पृष्ठ पर फैली तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, या तो फिर यंग का प्रयोग। साबुन के बुलबुले वाला रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, ये भी हो गया प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्या प्रकाश का व्यतिकरण प्रकाश तरंगों की प्रकृति या अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य के संबंध में कोई सूचना देता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि नहीं, प्रकाश जो है, प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण में जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि व्यतिकरण जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंगों में भी देखा जा सकता है और अनुदैर्ध्य में भी देखा जा सकता है। वास्तविकता में जो प्रकाश है, प्रकाश को पहले अनुप्रस्थ तरंग माना जाता था, लेकिन व्यतिकरण के बाद से उसको फिर विवर्तन और ध्रुवण की घटना बताने के लिए प्रकाश को अनुदैर्ध्य मानना पड़ा। तो जो व्यतिकरण की घटना होती है वो दोनों प्रकार की तरंगों में हो जाती है, अनुप्रस्थ में भी और अनुदैर्ध्य में भी। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले में सूर्य के प्रकाश में दृष्टिगोचर रंगों एवं फिल्मों से निर्गत रंगों के मूल में क्या अंतर है। तो साबुन के बुलबुले में इसका आंसर क्या हो जाएगा, साबुन के बुलबुले में रंग व्यतिकरण के कारण तथा प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। अब प्रिज्म में जो कलर दिखाई पड़ते हैं वो क्यों दिखाई पड़ते हैं, रंगों के विक्षेपण के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण। और जो साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं वो क्यों दिखाई पड़ते हैं,
प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। तो दोनों में अलग अलग रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहता है कि जब कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान ऊपर से गुजरता है तो हम कभी कभी टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र को हिलते हुए पाते हैं। तो संभावित स्पष्टीकरण समझाइए। तो इसमें कहता है कि जैसे कि जब हम लोग टीवी देखते हैं तो टीवी देखते समय क्या होता है, जब वायुयान एक हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन सिग्नल के बीच से निकल जाता है तो क्या होता है, पर्दे के जो चित्र होते हैं वो हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब वायुयान उड़ता है तो उसकी जो वेवलेंथ आ रही होती है, जो तरंगे आ रही होती हैं, वेव्स, उसको वो परावर्तित कर देता है। तो उसका जो तरंगों का जो मार्ग है वो विचलित हो जाती हैं तरंगे अपने मार्ग से। तो इसलिए जो है पर्दे में जो हम लोग सीन देखते हैं वो थोड़ा सा झिलमिलाते हुए दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है। सीधे आने वाले सिग्नल तथा परावर्तित सिग्नल कला संबद्ध हैं, ये व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। इस कारण हम टीवी के पर्दे पर चित्र को हिलते हुए पाते हैं। ठीक है, तो यही इसका कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में इलेक्ट्रॉनों का पुंज प्रयुक्त किया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ा दी जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ा दी जाएगी तो फ्रिंज की चौड़ाई जो होगी वो पहले की अपेक्षा घट जाएगी, क्योंकि जितनी तीव्रता के साथ प्रकाश जाएगा तो फ्रिंज जो बनेगी उतनी ही ज़्यादा स्पष्ट बनेगी। जब फ्रिंजें स्पष्ट बनेगी तो उसमें जो फ्रिंजें बनेगी वो कम दूरी की होती जाएंगी जब इलेक्ट्रॉनों की चाल को बढ़ा दिया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनों की चाल कम होगी तो फ्रिंजें पहले जितनी बनेंगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की चाल बढ़ा दी जाएगी तो तीव्रता बढ़ जाएगी, और तीव्रता के बढ़ने से क्या होगा, फ्रिंजें अधिक ज़्यादा स्पष्ट बनने लगेंगी। तो और जब स्पष्ट बनेंगी तो वहाँ पर जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो पहले की तुलना में घट जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या कह देंगे? तीव्रता पहले की अपेक्षा यानी फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? घट जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर करें। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है न्यूमेरिकल वाला वो अभी इवनिंग तक आ जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।